संविधान की जो संविधान बनाया जा रहा है उसका महत्व क्या है, वही उसकी क्या होगी विशेषता। तो इसमें 5-7 इसकी बड़ी बड़ी विशेषता है और ये जो विशेषता है इसी के अंदर 1 या 2 प्रश्न वैसे उठा लेता है। जैसे मान लो प्रश्न है, विशेषता है भारतीय संविधान की जो विशेषता बनती है वो बनती है कि भारतीय संविधान क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसके अंदर ये भी है कि ये संघात्मक भी है और इसके साथ साथ इसमें एकात्मक लक्षण भी है, संघात्मक भी है और एकात्मक लक्षण भी है। फिर इसके बाद है इसका जो संविधान है वो जीवित संविधान है। जीवित संविधान का मतलब है समय समय पर क्या होते हैं, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो जैसे जैसे समय चल रहा है, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जाती है उसमें परिवर्तन हम कर लेते हैं। तो ये संविधान की मुख्य क्या होगी विशेषता है। इसमें से क्या है अमूमन 1 या 2 प्रश्न वैसे उठा लेता है सिंपल सी चीज़ें। 2 या 3 बार आप इसको पढ़ोगे तो आपके क्या बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी। तो हेडिंग दीजिए संविधान की विशेषता, संविधान की विशेषता दी हुई हेडिंग पर पहले। इसमें नंबर 1 लिखो, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान, प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब है कि संविधान के अंदर सारी शक्ति जो है ना, सारी शक्ति जो है वो किसको दी गई है, जनता को दी गई है। किसको दी गई है, जनता को। यानी भारतीय संविधान की कानून व्यवस्था जो है उसके अंदर ज़्यादा ताकतवर किसे बनाया गया है, जनता को बनाया गया है। और सारी ताकत जो संवैधानिक कार्य जो है वो सारे किस पर निर्भर करते हैं, उसकी जनता पर निर्भर करते हैं। ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जो सिद्धांत है या विचारधारा है ये रूसो की है। किस विचारक की है, रूसो की। एक पाश्चात्य विचारक है रूसो, उसने इस लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर पूर्ण जोर से कार्य किया था। तो ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता जो है ये किसकी देन है, रूसो की देन है। हम जो बोलते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु गणतंत्र लोकतंत्र राज्य बनाने के लिए, तो ये हम भारत के लोग जो हैं हम भारत को क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। यानी भारत की जनता ही भारत की क्या है, शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था में पूर्ण रूप से भागीदारी देती है भारत की जनता। मैंने कल अपने चर्चा की थी कि MP और MLA के जो चुनाव होते हैं वो हमारे प्रतिनिधि है। कानून बनाने का कार्य कौन कर रहा है, MP कर रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में MLA करते हैं। MLA को कौन चुनता है, जनता डायरेक्ट चुनती है। और MLA और MP किसका प्रतिनिधि कर रहे हैं, जनता का। तो ये प्रभुसत्ता जो है, यानी सत्ता किसके पास है, भारत में सत्ता किसके पास है, जनता के पास है। सत्ता किसके पास है, जनता के पास है। ठीक है, तो नंबर 1 हेडिंग पे लिख लो लोकप्रिय प्रभुसत्ता। इसमें लिखो लोकप्रिय प्रभुसत्ता में लिखो, हाँ ये हेडिंग है लोकप्रिय प्रभुसत्ता, ये हेडिंग है, इसमें लिख लो। इसका तात्पर्य है कि भारत की प्रभुसत्ता या संप्रभुता, भारत की प्रभुसत्ता या संप्रभुता जनता में निहित है, जनता में निहित है, जनता में निहित है। फिर दूसरी लाइन में लिख दो लोकप्रिय संप्रभुता या लोकप्रिय प्रभुसत्ता। अरे 2 नाम आते हैं। अब जैसे मैंने एक बता दिया आपको, संप्रभुता बता दिया, संप्रभुता वहाँ ना लिखा कि वहाँ प्रभुसत्ता आ गया, फिर आपको ये तो मैं लिखाया नहीं, इसलिए दोनों बताता हूँ मैं। संप्रभुता या प्रभुसत्ता ये है एक ही, पर्यायवाची एक दूसरे के पर्यायवाची है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता या संप्रभुता का विचार रूसो ने दिया था। जब आप राजनीतिक विज्ञान को पढ़ते हो और पाश्चात्य विचारक पढ़ते हो, थिंकर पढ़ते हो पाश्चात्य, उसमें रूसो को हम पढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया विचार है इसके। मनुष्य के प्राकृतिक अवस्था में जो सीधी या सामाजिक समझौता जो हुआ था, या कैसे राज्य बने थे, या मनुष्य का जो जीवन है वो कैसे शुरू हुआ। और मनुष्य पहले शुरू में प्राकृतिक अवस्था में रहता था, उसके पास कोई बंदिश चीज़ें नहीं थी, ठीक है, और ना ही उसके पास कोई संपत्ति थी, ना ही उसके पास कोई परिवार था। तब ये कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र और आज़ाद था और खुशहाल था,
ठीक है। बाद में धीरे धीरे क्या है, ज्ञान और विज्ञान की जैसे जैसे विकास होता गया, मानव क्या है संकुचित होता गया। अब आप ये बताइए कि मानव संकुचित जो हुआ, ज्ञान या विज्ञान का जब आविष्कार हुआ या ज्ञान या विज्ञान के जब प्रयोग होने लगे, तो मानव का विकास हुआ है या मानव की सोच संकुचित हुई है? मानव की जो सोच है उसमें विकास हुआ है या संकुचित हुई है? संकुचित हुई है। इसके अनुसार इसने ये कहता है, ज्ञान और विज्ञान ने क्या किया, मनुष्य में तर्क पैदा किया, और मनुष्य में तर्क पैदा किया तो मनुष्य क्या बन गया, स्वार्थी बन गया। पहले जब प्राकृतिक अवस्था में रहते थे तो हर प्रकृति की, दूसरे प्राणी की, जीव जंतु की भी क्या है ये बात करते थे, लेकिन जैसे जैसे इसमें ज्ञान का विकास हुआ, तर्क आता गया, वैसे वैसे ये अपने तक ही सीमित होने लगे। ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी गाड़ी है, ये चीज़ मेरी है, ये इतनी ज़मीन मेरी है। प्राकृतिक अवस्था में जो ज़मीन थी ना वो किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, ये कहता है। उस पर क्या है, सामूहिक रूप से लोग कार्य कर रहे हैं और उतना ही उपज कर रहे हैं जितनी उनकी आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या है, जैसे जैसे ज्ञान और विज्ञान का विकास हुआ तो इसने ये कहा कि लोगों ने ना बाड़ाबंदी शुरू कर दी कि ये जो संपत्ति है ना ये मेरी है, इस पे मेरा अधिकार है, ये मेरा परिवार है। तो मनुष्य क्या होता गया, संकुचित होता गया। मनुष्य क्या हो गया, संकुचित होता गया। ये रूसो कहता, मैं नहीं कहता, ठीक है, ये रूसो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। आगे लिखिए, इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, दूसरा लिखो। इसमें लोकप्रिय संप्रभुता में आपको इतने लिखना है। दूसरी जो विशेषता है संविधान की वो है भारतीय संविधान निर्मित, लिखित व सर्वाधिक व्यापक है। 2 पॉइंट लिखना है आपको। निर्मित लिखो, निर्मित, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित व सर्वाधिक व्यापक। हाँ, तो संविधान की विषय, संविधान तो ऊपर आ गया, जाके मत लिखो बार बार संविधान मत लिखो जी, भारतीय संविधान बहुत ऊपर आ गया आप। दूसरा पॉइंट लिखना है, निर्मित, लिखित व व्यापक है। निर्मित मतलब देश की जनता द्वारा मिलकर इसको निर्माण किया गया है, लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया। संविधान सभा हुई थी ना, अपने संविधान सभा में बैठे लोग, उन्होंने सबने मिलकर विचार विमर्श करके इसका निर्माण किया। फिर उन्होंने क्या किया, इसको लिखित रूप में लिखा, इसको क्या है, लिखा गया, और बहुत ही व्यापक है। कल इस पर अपने बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय संविधान बहुत व्यापक संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है। देखिए 395 अनुच्छेद है इसके अंदर, और शायद तक दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है लिखित रूप में, और सर्वाधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में ही है। सर्वाधिक अनुच्छेद जो है वो भारतीय संविधान में ही है। मूल रूप से कितने हैं इसके अंदर, मूल रूप से 395 हैं। कई किताब जो वर्तमान में कहती है कि 464 हो गए, कोई 465 कह रहे हैं, कोई तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 495 तक हो गए, ठीक है, तो वो अलग है। लेकिन मूल रूप में कितने इसमें 322 इसके क्या है, भाग, और 12 इसकी क्या है, अनुसूचियाँ। तो इतना व्यापक और लिखित संविधान है। तो लिखो इसके अंदर, लिखो लिखित संविधान। लिखित संविधान सरकार की, लिखित संविधान सरकार की सीमा निर्धारित करती है या निर्धारित करता है। लिखित संविधान सरकार की सीमाएं निर्धारित करता है, सरकार को जवाबदेही बनाता है, सरकार को जवाबदेही बनाता है, सरकार को जवाबदेही बनाता है। कल एक आपने विचार लिखा था ना, आइवर जेनिक्स, है ना, इसी ने, आइवर जेनिक्स ने ये कहा है कि भारतीय संविधान क्या है, बहुत ही व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान क्या है, बहुत ही व्यापक संविधान है। तो अगली लाइन लिख दो, आइवर जेनिक्स के अनुसार भारतीय संविधान, आइवर जेनिक्स के अनुसार भारतीय संविधान सर्वाधिक व्यापक संविधान है, सर्वाधिक व्यापक संविधान है। आइवर जेनिक्स के अनुसार भारतीय संविधान सर्वाधिक व्यापक संविधान है। इसमें लिख दो, मूल संविधान में
22 भाग, मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद वह 8 अनुसूचियां थी, वह 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूची 12 है, वर्तमान में अनुसूची 12 है। वर्तमान में अनुसूची कितनी है भाई? 12 है। देखो सबसे बड़ा संविधान हो गया ना, 395 अनुच्छेद है। अमेरिका में है ना, कितने अनुच्छेद हो सकते हैं आप बताइए? अमेरिका में कितने अनुच्छेद हो? कितना ताकतवर देश है अमेरिका ना, दुनिया का सबसे ताकतवर देश आज भी, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आज भी अमेरिका के अधीन ही है। देश के आपस में संबंध जो है वो अमेरिका के अधीन रह के बनते हैं। आप अखबार और टीवी में देखते हैं ना, अपनी चर्चा चलती रहती है ना, अमेरिका ने ये कहा, अमेरिका ने ये कहा। अभी करंट में अगर आप अखबार पढ़ते हो तो ताइवान और चाइना का क्या है, मतभेद चल रही है। उधर यूक्रेन और रसिया की चल रही है। तो अमेरिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ठीक है, अमेरिका के रोज़ बयान आते हैं चाइना को लेकर, कभी ताइवान को लेकर। ठीक है, और भारत के कंधे पे अमेरिका क्या रखना चाहता है? बंदूक। भारत के कंधे पे क्या रखना चाहता है अमेरिका? बंदूक। कैसे? दक्षिणी एशिया जो है या एशिया महाद्वीप है, उसमें उभरती हुई शक्ति जो है वो है चीन। उभरती शक्ति कौन सी है? चीन। अब अगर ये एशिया महाद्वीप में चाइना उभर जाए तो अमेरिका का दबदबा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अमेरिका अपना दबदबा कम नहीं करना चाहता। तो इस चाइना को दबाने के लिए अमेरिका भारत का बहुत सपोर्ट करती है। इससे भारतीयों को फायदा हो रहा है। इससे भारत को क्या हो रहा है? फायदा। क्योंकि भारत की आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? मजबूती हो रही है। तो अपने को फायदा है, क्योंकि अपने भारत के जो लोग हैं ना, या भारत जो है ये एक ऐसा देश है, इसने ना समय समय के अनुसार अपने अनुसार क्या है, दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया है। तो अभी जैसे अमेरिका और मध्य यूरोप या यूरोपीय लोग जो है ना, भारत की तरफ मुख करके खड़े हैं। एक तो भारत के अंदर क्या है? सर्वाधिक आबादी है। तो जिस देश की आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा लाए जाएंगे। तो बहुत सारे देश तो व्यापारिक रूप से भारत की तरफ देख रहे हैं। अमेरिका मुख्य रूप से इसको चाइना को दबाने के चक्कर में है कि भारत का सपोर्ट, और भारत को इसमें क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। क्योंकि अगर है ना, मान लो अमेरिका भारत की सपोर्ट नहीं करता तो ये चाइना बॉर्डर पर रोज ये छोटे मोटे ये झगड़े होते हैं ना, ये बड़े झगड़े होते, और चाइना कब का ही अपने साथ युद्ध कर लेता। लेकिन उसको पता है कि अब भारत के साथ अपने युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि भारत अब कमजोर देश नहीं है। एक तो भारत की सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका। और भारत की सपोर्ट उधर रसिया भी कर रहा है, और रसिया के चाइना के आपस में थोड़े बहुत मतभेद चलते रहते हैं, है ना। तो इस कारण से अब देखिए, मैंने ये कहा था कि अमेरिका के अंदर कितने अनुच्छेद हो सकते हैं? केवल ही 7 अनुच्छेद है, केवल ही 7। लिख लो, अमेरिका में 7, अमेरिका में 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका में कितने हैं? 7 अनुच्छेद हैं। कनाडा में 147 अनुच्छेद हैं। कनाडा में 147। ऑस्ट्रेलिया में 128। ऑस्ट्रेलिया में 128। दक्षिण अफ्रीका में 253। दक्षिण अफ्रीका में 253। भारत में दक्षिण अफ्रीका में 253। अमेरिका में कितने हैं? 7। कनाडा में 147। ऑस्ट्रेलिया में 128। और इसमें दक्षिण अफ्रीका में 253। और भारत में कितने हैं? 395। तो मुझे ये लगता नहीं है, ठीक है, लगता नहीं है, है ही क्या सर्वाधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में। इसलिए भारतीय संविधान क्या सर्वाधिक व्यापक है। कितने भी? 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है। ठीक है, अब आते हैं कि संविधान के व्यापक होने की ऐसी कौन कौन सी व्यवस्था है जिससे हमारा संविधान क्या हो गया? व्यापक हो गया, है ना। तो वो चीज़ें 3-4 वो चीज़ें लिख दो। नंबर 1 पॉइंट लिखना, पहले हेडिंग दो, संविधान के व्यापक कारण।
भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब इन सबको एक ही संविधान कंट्रोल कर रहा है। भारत में संविधान कितने हैं? एक ही संविधान है भारत का। तो 28 राज्यों पर उन पर शासन करना, फिर लोकल की विधानसभा भी है, लोकल की सरकार भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो उसके कार्य भी निर्धारित है। वो भी कहाँ लिखे हुए हैं? संविधान में। केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके जो प्रशासक या उपराज्यपाल होते हैं या उसकी जो सरकार की व्यवस्था है उसका उल्लेख भी कहाँ किया गया है? संविधान में। तो ये कारण ये है कि भारत का जो संविधान जो है वो व्यापक होने कारण है संघ व राज्यों के, लिख लो, संघ व राज्यों के, एक नंबर पॉइंट डाल के लिख लो, संघ व राज्यों की एक ही संविधान होना, संघ व राज्यों के एक भी संविधान होना, एक ही संविधान होना। संविधान कितने हैं भारत के अंदर? एक ही है ना, एकल संविधान है भारत के अंदर। दूसरा पॉइंट लिखो, SC ST व अल्पसंख्यों की अलग से व्यवस्था, अल्पसंख्यों के लिए अलग से व्यवस्था, अल्पसंख्यों की अलग से व्यवस्था। और भाग ये कौन सा है? भाग 16। अलग से व्यवस्था का क्या मतलब है? SC और ST को कुछ सुविधाएं दी गई है ना, SC और ST को सुविधाएं दी गई है। अब है ना, वर्तमान के अनुसार अपन ये कह देंगे कि इनको जो सुविधाएं दी गई है ना वो गलत है, नहीं देनी चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं जो स्वर्ण लोग हैं, जो ये लगते हैं, उनको ये लगता है कि आरक्षण गलत चीज़ है, लेकिन सही मायने में ना ये आरक्षण बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। मैं इस आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ। कारण क्या है कि हमारे भारत में आज भी जाति आधारित भेदभाव बहुत ज़्यादा है। हम लोगों में आज भी क्या है? रूढ़िवादी हैं। हम इतने पढ़े लिखने भारत के अंदर, कल अपनी चर्चा करें 73 या 74% साक्षरता होने के बाद में भी हमारे अंदर रूढ़िवादी आज भी भरी पड़ी है। आज भी क्या है? भरी पड़ी है। आज भी जो SC और ST जाति के साथ जातीय आधार पर भेदभाव हो रहा है। तो सरकार ने, अगर सोचिए, संविधान में इन लोगों को अगर राहत नहीं दी जाती या व्यवस्था नहीं की जाती तो इन लोगों की स्थिति क्या होती है? आज इन लोगों की क्या स्थिति है? तो ये भी मानव ही ना, क्या भगवान ने इनको अलग थोड़ी बनाया है? अपने जैसे ही है ये, तो हम लोगों ने इनको अलग कर लिया है ना। तो समाज ने इनको अलग कर दिया। स्वर्णकार लोगों ने ये कहा कि ये वो 4 जो भागों में बांटा, अपने जो वैश्य है, ब्राह्मण है, शूद्र है और ये जो क्षत्रिय है, इनमें क्या है? समाज के लोगों ने बांट लिया इनको। तो अगर संविधान इनकी व्यवस्था नहीं करते तो ये लोग आज भी पिछड़े हुए होते, और जीने और अपना जीवन बढ़िया अच्छे तरीके से जीने का अधिकार सबको ही है भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ना इन पर प्रयास किया, बहुत बढ़िया। और एक बात ध्यान रखिए, संविधान सभा में ना 2-3 ऐसे लोग थे जो शेड्यूल कास्ट से आते थे, यानी जो निम्न जाति, जिसको दलित जाति का कहा जाता है, ठीक है। समाज में उसको, आज वर्तमान के समाज में उसको निम्न वर्गीय बोला जाता है कि ये निम्न वर्ग है या दलित वर्ग के लोग आते। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी लाया गया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ना, मैंने कल आपको बताया था कि उनकी प्रतिभा इतनी थी कि उनको ऊपर उठाया गया। मदद ईश्वर ने, मैंने कहा ना, ईश्वर ने मदद करने का तरीका ढूंढ लिया, उनकी मदद की। देखिए भीमराव अंबेडकर आए, उसके बाद में इन लोगों का उभार हुआ। एक तो भीमराव अंबेडकर ने इन लोगों में खुद में सुधार करना शुरू किया। अंबेडकर जी ने इन लोगों के बारे में, यार इन लोगों को खुद प्रचार किया कि आप लोग पहले स्वयं उठो, आपका शोषण तब हो रहा है जब आप शोषित होना चाहते हो। तो इन लोगों को धीरे धीरे प्रयास हुआ, फिर सरकार ने इनकी समय से मदद की। तो आज ये जो SC और ST वर्ग जो है ये आज समाज में हमारे बराबर आने लग गए, और ये क्या, अपना वजूद रखने लगे। मानव समुदाय के साथ जाति आधार और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विदेशों के अंदर भी नहीं है, अपने देश में है ना, अपने देश में तो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव होता है। अपने देश में धर्म और जाति का आधार पर भेदभाव होता है, लेकिन अमेरिका और मध्य देश है ना, यूरोप के लोग हैं, वहाँ जाति आधारित तो नहीं है भेदभाव, वहाँ नस्ल आधारित भेदभाव है। वहाँ नस्ल आधारित भेदभाव है। खुद मुख्य रूप में अमेरिका के अंदर, अमेरिका में ना नस्ल आधारित, गोरे और काले लोगों में क्या भेदभाव होता है? गोरे और काले लोगों में, जो ये काले लोग होते हैं ना वेस्ट इंडीज साइड के या दक्षिण अफ्रीका साइड, उनको बोलते हैं निग्रो जाति, इनको बोलते हैं निग्रो जाति। या श्वेत और अश्वेत के अंदर भेदभाव होता है। श्वेत लोग वो जो व्हाइट रंग के हैं,
गोरे लोग हैं, और अश्वेत वो लोग हैं जो काले रंग के। तो वहाँ नस्ल आधार पर क्या है, भेदभाव है, और नस्ल आधार पर भेदभाव वहाँ बहुत खतरनाक है। अमेरिका में बहुत ही बड़ी समस्या चल रही है, श्वेत और अश्वेत की बहुत झगड़े हो रहे हैं वहाँ, श्वेत और अश्वेत की। महिलाएं भी वहाँ संघर्ष कर रही है, पुरुष है जो अश्वेत पुरुष है। एक आपने वो दक्षिण अफ्रीका का जो नेल्सन मंडेला नाम सुना होगा आप लोगों ने, ना, जो बाद में उसको दक्षिण अफ्रीका गांधी कहते हैं, उसने अश्वेत और श्वेतों के लिए अश्वेतों के लिए बहुत संघर्ष किया था। तो भारत में तो क्या हो गया, जातीय आधारित भेदभाव हो गया, और अमेरिका में जो भेदभाव है वो जातीय आधारित तो नहीं है, वहां नस्ल आधारित है। अपने यहाँ नस्ल आधारित नहीं है। भारत के अंदर कभी नस्ल के आधार पर अपने नहीं लड़े हैं। भारत में कभी भी है ना द्रविड़ और आर्य नहीं लड़े। अब वर्तमान के अगर कुछ अपने बात करें 4-5 सालों से, द्रविड़ और आर्य नहीं लड़ रहे। उत्तर भारत के जो लोग हैं ना उनको हम बोलते हैं आर्य, और दक्षिण भारत के लोग हैं उनको बोलते हैं हम द्रविड़। तो नस्ल के आधार पर हम नहीं लड़ रहे कि द्रविड़ और आर्य लोग लड़ रहे हैं भारत के अंदर। भारत में क्या है, हम जातीय आधारित भेदभाव हो गया हमें। यहाँ रंग के आधार पर भेदभाव नहीं है, काले और गोरों के बीच में ये संघर्ष नहीं है अपने यहाँ भी, ये काला ये गोरा ये आपस में लड़ रहे हैं। जाति के आधार पर अपने क्या है, भेदभाव हो गया। और यहाँ क्या है, वहाँ रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव हो गया। ठीक है, तो ये लिखिए। अब आता है अगला पॉइंट, मैंने लिखा है अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम होती है, जिनकी संख्या क्या है, कम है। और बहुसंख्यक वो लोग हैं जिनकी संख्या ज्यादा है। तो भारत में बहुसंख्यक लोग कौन है, हिंदू। और अल्पसंख्यक समुदाय मैंने कल बताया था ना, कितने परसों एक दिन बात अपने चर्चा की थी। अल्पसंख्यक भारत में कितने हैं, 6। अल्पसंख्यक भारत में कितने हैं, कितने समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया भारत में, 6 समुदायों को। ठीक है, बहुसंख्यक तो हिंदू हो गए, है ना। बहुसंख्यक कौन है, हिंदू, जिनकी संख्या ज्यादा है, करीबन ये 80-81% है अपने हिंदू भारत के अंदर। और बहुसंख्यक जिनके पीछे जो 20% बच जाता है, 19%, वो लोग जो बच गए वो क्या अल्पसंख्यक है। तो इसमें 6 जाति कौन कौन सी आती, एक तो आती है आपकी सिख, मुस्लिम, सिख, मुस्लिम, ईसाई, फारसी, जैन और बौद्ध। ये 6 आते हैं, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और मुस्लिम और फारसी। ये जो लोग हैं ये क्या आते हैं, अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं। तो भारत में अल्पसंख्यक SC और ST को क्या है, विशेष व्यवस्था की गई है, इनका भी विकास हो, समाज में इनको बराबर का स्थान मिले। ये व्यवस्था कौन से में की गई है, भारत भाग 16 में। तो ये भी एक कारण बनता है भारतीय संविधान का व्यापक होने का। ये भी एक कारण क्या बनता है, भारतीय संविधान का व्यापक होने का। नंबर 3, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, भाग 18 में संकटकालीन या आपातकालीन व्यवस्था। भाग 18 संकटकालीन या आपातकालीन व्यवस्था, या आपातकालीन व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, 2 पॉइंट हो गए ना आपके, लोकप्रिय प्रभुसत्ता और निर्मित व लिखित संविधान, 2 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट लिखिए, कठोर व लचीला संविधान। भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, कठोर व लचीला, कठोर व लचीला, कठोर व लचीला संविधान, कठोर व लचीला संविधान। कठोर संविधान वह होता है जिसमें जल्दी से परिवर्तन नहीं हुआ, जिसमें जल्दी से परिवर्तन नहीं होता। जैसे अमेरिका में 7 ही अनुच्छेद है, जल्दी से परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, ये कौन सा है, कठोर संविधान है। अमेरिका का संविधान कैसा है, कठोर। या आपको मैं ये कहूँ, दुनिया का सबसे कठोर संविधान किसका है, अमेरिका का। दुनिया का सबसे लचीला संविधान किसका है, लचीला किसका है, लचीला संविधान ब्रिटेन का या इंग्लैंड का भी, ब्रिटेन या इंग्लैंड का। लचीला संविधान किसका है, ब्रिटेन या इंग्लैंड का। क्योंकि ये संविधान जो है ना, ये संविधान, ब्रिटेन के संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि ये अलिखित संविधान है और विकसित संविधान है। अलिखित संविधान है या विकसित संविधान है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास कोई चीज़ें लिखी हुई नहीं है, लिखी हुई है, लेकिन इसमें परिवर्तन बहुत जल्दी कर देते हैं, परिवर्तन है बहुत जल्दी कर देते हैं। या परिवर्तन करने का जो तरीका है वो सिंपल सा है, परिवर्तन करने का तरीका जो क्या है वो सिंपल सा है। अमेरिका में परिवर्तन करने का तरीका थोड़ा सा कठोर है कि वो संसद के जो दोनों सदनों को बिठाया जाता है, विशेष बहुमत से उसे पारित करवाया जाता है। अगर एक सदन उसे रोक लेता है तो वो कानून पास नहीं हो पाता। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में कोई भी कानून जो बनाते हैं वो जल्दी से बन जाता है, जल्दी से बन भी जाता है और जल्दी से ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए ब्रिटेन के संविधान को विकसित संविधान कहते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ चलती है, परंपरा और अभिसमय।
परंपरा और अभिसमय। अभिसमय का मतलब समय समय पर जो चीज़ें उनको परिवर्तन करनी है उसमें परिवर्तन कर लेते हैं। और एक इनका जो संविधान है ये परंपराओं पर आधारित है। परंपरा समझते हो गया भी, परंपरा क्या चीज़ होती है समझते हो क्या? रीति रिवाज जो अपने होते हैं ना, ये रीति रिवाज है अपने, आप भारत के अंदर भी अपने समाज में भी रीति रिवाजें हैं। ये रीति रिवाजें किसने शुरू की अपने को नहीं पता, पर परंपरा से चलती आ रही है। हमने हमारे बुजुर्गों से सुनी है, बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों से सुनी है, और हम आने वाली पीढ़ी को बताएंगे। जैसे अपने शादी माहौल होता है जो है ना, बागड़ी और पंजाबियों के अंदर शादी होती है, वो जागो निकाला जाता है पंजाबी लोगों के लिए। ये जागो कहीं लिखा हुआ है कि जागो निकालना जरूरी है ना? नहीं लिखा होता ना, लेकिन परंपरा है। अच्छा, जो कोर्ट मैरिज करता है वो जागो निकालता है क्या? लेकिन शादी हो जाती है ना, या नहीं होती? भी हो भी जाती है, यानी परंपरा को ना माने तो भी हो जाती है और माने तो भी हो जाती है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने ये परंपराएं बनाई। अब जैसे हमारे ना बागड़ियों के ना शादी होती है ना, इसमें कम से कम ना 15 दिन पहले रोलापन शुरू हो जाता है ना। वो लोग यहाँ गीत गूत गाती है, इकट्ठी हो जाती है, वो गीत गाती है, डांस वगैरह नाच वगैरह करते रहते हैं। 5-6 दिन तो पूरे धुम्मड़ मचते हैं, है ना। कारण क्या है? ये खुशी मनाने का तरीका था। पुराने बुजुर्गों ने किसी न किसी रूप में इसको खुशी मनाने के रूप में बोला गया। तो ये क्या है, उस समय क्या लोगों के पास क्या इकट्ठे होने का कोई माध्यम नहीं था, या मनोरंजन का कोई माध्यम नहीं था। असली है ना, बहुत सारी परंपराएं तो हमारी मनोरंजन के रूप में शुरू हुई है, क्योंकि प्राचीन समय में हमारे पास मनोरंजन के साधन कम थे। तो गाँव में जब शादियाँ वगैरह होती थी तो लगभग क्या है, अधिकांश गांव इकट्ठा होता था, तो वो क्या है, नाचते थे, गाते थे, तो वो अपने आप को क्या है, मनोरंजन करते थे। और उस मनोरंजन ने क्या ले ली, परंपराएं ले ली। फिर हमने क्या है, हमारे देवताओं, हमारे जो इष्ट देवता हैं, उनको शादी में आमंत्रण करने के लिए कुछ परंपराएं बना ली। जैसे अपने कहते हैं कि गणेश जी को, जब तक गणेश जी घर में प्रवेश नहीं करते तब शादी नहीं होती। गणेश जी घर में प्रवेश करते हैं, गणेश जी को शादी के लिए बनाया जाता है। फिर वो विनायक वगैरह वो बनाए जाते हैं ना। ये सारी ये क्या है, परंपराएं हैं ये। और ये किसने चलाई है, किसी को नहीं पता। ये किसने चलाई, किसी को नहीं पता। अब आते हैं कि जब हमारे किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर बुजुर्ग हो रहा है तो उसकी मृत्यु पर क्या है, भोजन वगैरह, है ना, मृत्यु भोज वगैरह दी जाती है। और अगर कोई मान लो जवान मौत है तो उसके ऊपर मृत्यु भोज नहीं दी जाती। लेकिन बैठक करते हैं 12 दिन, 16 दिन, 3 दिन, 7 दिन, ऐसे बैठक करते हैं। ये परंपराएं पहले से चलती आ रही थी। ये 12 दिन की बैठक इसलिए होती है कि विभिन्न प्रकार के लोग, दूर दूर के गाँवों से लोग इनके पास आएंगे। तो जो इनके घर में जो दुख आया ना, वो दुख क्या है, विभिन्न लोगों से जब मिलेंगे ना तो वो दुख दूर होता है इनका। ये इसलिए चलाई गई, ये इसलिए चलती आ रही है। और आज भी देखो वैसे वैसे कायम है। कोई 7 दिन का शोक मनाता है, कोई 10 दिन का, कोई 12 दिन का, कोई 16 दिन का बनाता है, कोई 3 या 4 दिन का बनाता है। तो ये उस समय था कि जब किसी घर में कोई दुख है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत भयंकर रूप से दुख आता है। तो विभिन्न जब लोग उनसे धीरे धीरे मिलने आते हैं ना, और उनसे जब वार्तालाप करते हैं तो उनका दुख क्या है, दूर होता है। ये बुजुर्गों का कहना है, और ये वैसे वैसे परंपरा चलती आ रही है। ब्रिटेन इस चीज़ को बहुत मानता है। ब्रिटेन के अंदर जो परंपराएं हैं, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका अस्तित्व जो है वो परंपराओं पे है। ब्रिटेन ने आज भी आधुनिक समय में सबसे पहले पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन इंग्लैंड के अंदर हुआ है, लेकिन इंग्लैंड ने अपनी पुरानी परंपराएं नहीं छोड़ी है। आज भी इंग्लैंड के अंदर अपनी परंपराएं वैसे वैसे स्वीकार करते हैं। तो ब्रिटेन का संविधान सर्वाधिक लचीला है। ब्रिटेन का संविधान क्या है, सर्वाधिक लचीला। और कठोर संविधान किसका, सर्वाधिक अमेरिका का। अब भारत ने क्या किया, जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था तो भारत ने कठोर भी ले लिए और लचीला दोनों को अपना लिया। यानी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो हम कठोर प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तन करेंगे जिसमें जल्दी से परिवर्तन नहीं हो, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही सिंपल तरीके से परिवर्तन कर देंगे। तो भारतीय संविधान कैसा है, कठोर व लचीला। विशेषता आएगी, प्रश्न के अंदर आएगा भारतीय संविधान की निम्न विशेषता नहीं है, तो 3-4 ऊपर विशेषता दी जाएगी। उसमें एक ये भी आ सकते हैं, कठोर व लचीला। भारतीय संविधान कैसा है, कठोर व लचीला। तो लिख लो, इसमें लिख लो, भारतीय संविधान कठोर व लचीले का मिश्रण है। कठोर व लचीले का मिश्रण है। कठोर व लचीले का मिश्रण है। पहले ना, अब तो मेरे को नहीं पता, पहले के बुजुर्ग जो होते थे ना, वो जो मरग हो जाती थी ना, तो वो गाँव की कई महिलाओं को इकट्ठा करके लगेगा, मैं मुखान जा गया वहाँ, है ना, जाते हैं ना, वो मुखान जाते हैं तो 2-4 है ना ऐसी महिलाएं होती है जो है ना अपना रेट अलग से करती है ना, जोर से हिला मारती है, और बावड़िया इकट्ठा पड़ गया, क्या मैं निकल गया ना, फिर वो जाके अपने कुर्ते काटते ही फाड़ देती है गई, और फिर वो उसके जाड़े जुड़ जाते हैं, फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो जिसके घर में गए व्याधि तो बेचारा मांग भी यही गणी है,
और थे जाके पूर्व बेदी कर दो, और डॉक्टर बुलाते हैं, टिकट आके लगाते हैं उसके ना, ये सिरिंज वगैरह टिकट को लगाओ, दवाई दो भी जाड़ा जुड़ गया, तो लाडिया ने करा राखी करो जगह जाड़ा जुड़े बने लेना जरूरी थोड़ी है ना, पर ये चलते रहते हैं। और अगर नहीं लेके जाए ना तो वो कहती फलाना का मुखान गया मैंने लेर कौन गया, ये और उसका ओलमा था, ये और उसका क्या था, ओलमा देने आती है वो थे मुखान गया मैंने कौन ले गया, है ना। तो ये और चीज़ चलती थी। चलिए ये भी परंपराएं हैं, ले जाना चाहिए, है ना। चलो लिखो भाई। अच्छा ये ना कई महिलाएं तो दूर से गेट में प्रवेश कर तो भी जोर जोर से कुकड़ी मार के आती है, जैसे आज भी उस मरे हुए इंसान को जिंदा कर देगी, इतने जोर जोर से, बस अब ये जो मर गया ना इसको मैं जिंदा कर दूंगी, यमराज से वापस ले जाऊंगी इसके, है ना। चलो लिखिए आगे भाई। कठोर व लचीला संविधान, कठोर व लचीला संविधान लिख लिया। दुनिया का सबसे कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का। लिख लो, दुनिया का सबसे कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का। अमेरिका का। वह सबसे लचीला संविधान किसका है? ब्रिटेन का। सबसे लचीला संविधान किसका है? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का सबसे लचीला संविधान किसका है? ब्रिटेन का। और भारतीय संविधान कैसा है? कठोर व लचीला, दोनों ही है, मिक्स है। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर व लचीला। लिख लिया। प्रश्न कैसा है ये मैंने बताया ना, कि जैसे विशेषता दी जाएगी तो ये दिए जाएंगे कठोर व लचीला संविधान, या कठोर अकेला दे देगा, ऐसे करके ऑप्शन में दिए होंगे। अगला पॉइंट लिखना, अगली विशेषता लिखना, संसदात्मक शासन व्यवस्था या संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में शासन व्यवस्था कैसी है? संसदीय, यानी शासन जो चलाएगा वो कौन चलाएगी? संसद के माध्यम से कानून बनाए जाएंगे और संसद के माध्यम से ही शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। मंत्री परिषद जो होती है, प्रधानमंत्री जो होती है, या कार्यपालिका जो होती है, वो अपने सारे विचार विमर्श कहाँ करती है? संसद में करती है, विधायिका में करती है। और अपने जो नए कानून बनाए जा रहे हैं उसको भी कहाँ रखती है? संसद में रखती है। ये व्यवस्था अपने कहाँ से ली गई थी? संसदीय व्यवस्था, ये बता दो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। यानी अपने भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। जैसे ब्रिटेन के अंदर है ना, वैसे ही भारत के अंदर शासन व्यवस्था है। तो इसके ना इस संसदीय व्यवस्था, इस संसदीय शासन व्यवस्था को हम बोलते हैं बेस्ट मिनिस्टर शासन। बेस्ट मिनिस्टर शासन भी बोल देते हैं। ये बेस्ट मिनिस्टर शासन की व्यवस्था कहाँ चलती है? ब्रिटेन में चलती है। और हमने संसदीय व्यवस्था को कहाँ से उठाया है? ब्रिटेन से, इसलिए इसको बेस्ट मिनिस्टर शासन व्यवस्था भी बोल देते हैं। तो लिख लो, इसके अंदर लिख लो, इसे बेस्ट मिनिस्टर, इसे बेस्ट मिनिस्टर, बेस्ट मिनिस्टर सरकार, ये ना बेस्ट मिनिस्टर है ना लंदन, ये इंग्लैंड का एक स्थान है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, तब इसे भी उसके बाद में बेस्ट मिनिस्टर बोला जाने लगा। बेस्ट मिनिस्टर सरकार, उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, वह प्रधानमंत्री की सरकार भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री की सरकार भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री की सरकार भी कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था को हमने कहाँ से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से। तो लिख लो, संसदीय शासन व्यवस्था से हमने, संसदीय शासन व्यवस्था को ब्रिटेन से ग्रहण किया है। संसदीय शासन व्यवस्था को ब्रिटेन से ग्रहण किया है। अब ये कई चीज़ें बार बार आपके जब सामने आ रही है तो ये आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ ये पहले हमने कहीं चर्चा कर ली है, पहले हमने कहीं सुन रखा है इसको। तो जैसे ही आपको ये थोड़े बहुत सामने आते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ ये मेरे को याद होने लग गई, ये चीज़ें मेरे को क्या है, याद होने लगी। मैंने आपको शुरू में कहा ना कि इन चीज़ों पर इतनी बार चर्चा हो जाएगी कि आपको ये लगने लग गया कि अब तो हम इन लोगों को मिल चुके हैं, अब हमारी ये क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। आप जब पहले दिन यहाँ इस क्लास में बैठे थे और आज बैठे हो, अंतर है ना, अंतर है ना। और जब अपने ये पूरा संविधान कर लेंगे तो मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन 40% संविधान आपके याद हो जाएगा।
कितने परसेंट? 40%। यानी 0 से 40% एक कक्षा में आपका संविधान जब तैयार होता है, और अगर आप उस संविधान को 2, 3, 4 बार जब बार बार पढ़ लोगे तो ये मान के चलता हूँ 80% आपके याद हो जाएगा। ये मत सोचना कि हमें 100% करना है, कभी नहीं होगा। हाँ, ये नहीं होगा 100%। क्या मैं सोचूं मैं तो 100% कर लिया, नहीं हुआ, जोर मार लियो नहीं, ये कभी नहीं होगा। हाँ, इतना कर सकते हो आप 80%, या कोई ज़्यादा कोई प्रबुद्ध बुद्धिशाली व्यक्ति कोई है वो 90%, बस यहाँ तक रहोगे। 100% संविधान किसी का नहीं हो, किसी का नहीं होगा। कोई कितना ही माइकल लाल कितना ही बड़े पोस्ट पर पहुँच गए, कोई IAS है ना, उसके भी नहीं होगा, क्योंकि व्यापक चीज़ें होती है। ये विषय क्या है, व्यापक होते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नई चीज़ें सामने आती रहेगी और नई चीज़ें निकलती रहेगी। हाँ, ये है, अगर प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और अगर हमारा 80% सब्जेक्ट हमारा तैयार हो जाता है तो जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस पोस्ट की हम तैयारी करते हैं, उसमें हमारा नाका लग जाता है, यानी हमारा सिलेक्शन हो जाता है। हमें वही करवाना है। ज्ञान हमारे पास बहुत है, वैसे पहले से ही बहुत है ना, ज्ञान की कमी नहीं है। और मनुष्य जो है ना वो हमेशा ही ताउम्र ज्ञान प्राप्त करता ही रहता है। तो ये आप सारी उम्र, और जितनी बार आप संविधान को पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ो उतनी बार संविधान में नई चीज़ सीखोगे, उतनी बार नई चीज़ सीखोगे। मैंने संविधान लगभग है ना 10 से 11 बार पढ़ा दिया है, मतलब पूर्ण संविधान मैंने, क्योंकि मैं 2015 से संविधान पढ़ा रहा हूँ। आज कितना टाइम हो गया, 2023, करीबन 7-8 साल हो गए होंगे। तो 7-8 साल में मैं कितनी क्लासें ली है। फिर भी जब मैं संविधान पढ़ता हूँ मैं रोज़ नई चीज़ सीख लेता हूँ, रोज़ नई चीज़ सीखता हूँ। और मैं अभी ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ तक ही पहुँचा हूँ संविधान के, मैं यहाँ तक ही पहुँचा हूँ अभी तक, बाकियों को पता नहीं। और यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, बस 10% तो मेरे में भी कमियाँ रह जाएगी, क्योंकि संविधान या कोई भी विषय कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक बार जब आप पढ़ोगे 40% और उसके बाद 5-6 बार आप लगातार बढ़िया तरीके से इसे पढ़ोगे तो आप 80% तक आराम से पहुंच जाओगे। और फिर आपको प्रश्न याद होने लग जाएंगे, प्रश्न उठाने लग जाएंगे, अनुच्छेद बहुत सारे आपको याद हो जाएंगे। जैसे जैसे चीज़ याद हो जाएगी वैसे वैसे आप में आत्मविश्वास आता जाएगा। और जब आप में आत्मविश्वास आ गया फिर आपका सिलेक्शन होना हो जाएगा, यानी फिर जो चीज़ में आप तैयारी कर रहे हो उसमें आप पार दोगे, यानी सिलेक्शन हो जाएगा। आप सिलेक्शन तब तक नहीं होता जब तक हमारे में आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, हमारे में आत्मविश्वास पैदा नहीं होता। और आत्मविश्वास पैदा होने का 2 ही कारण है, आप एक तो खूब पढ़ो और दूसरा जिससे सिलेबस टॉपिक कंप्लीट होता है उसके टेस्ट ज़रूर दो, उसके क्या है, टेस्ट ज़रूर दो। कुछ बच्चे टेस्ट से भागते हैं कि हमारा नंबर कम आए तो हमारी बेइज्जती होएगी। ये बच्चों की मानसिकता, नंबर कम आए हमारे, नंबर कम आने से बेइज्जती नहीं होती। हाँ, नंबर कम आने से बेइज्जती नहीं होती, नंबर कम आने से आपकी कमियां आपके सामने आ जाएगी, फिर उसमें आप सुधार करोगे। ये चीज़ें, तो अगला पॉइंट लिखिए, संसदीय शासन व्यवस्था लिख ली ये चीज़ें। अब इसमें लिखो भारत में शासन व्यवस्था हमने कहाँ से लिए, संसदीय, ब्रिटेन से लिए ना। अब इसका अगला पॉइंट लिखिए, भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता, भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता, कि भारत में जो संसद प्रणाली है उसकी क्या क्या विशेषता है, ये लिखिए। तो पहला पॉइंट उसमें लिखिए, भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता, उसमें पहला पॉइंट लिखिए, वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिका। जब अपने राष्ट्रपति करेंगे या भारत का जो राष्ट्रपति पद जो है वो नाम मात्र कार्यपालिका है ना, यानी पद बड़ा है शक्ति नहीं है इनके पास। भारत के राष्ट्रपति के पास क्या है, पद बड़ा है और शक्ति कम है। प्रधानमंत्री पद छोटा है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है प्रधानमंत्री, पद छोटा है लेकिन शक्तियां ज़्यादा है, इसलिए प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक कार्यपालिका है और राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। ये भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता है। यही हाल ब्रिटेन के अंदर है। ब्रिटेन का जो राजा है वो नाम मात्र का शासक होता है या नाम मात्र कार्यपालिका होती है, और ब्रिटेन का जो PM है, प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, या वास्तविक कार्यपालिक शक्तियां किसके अंदर होती है, वहां के प्रधानमंत्री को। जब अपने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से उठाई है तो व्यवस्था सारी यही आएगी अपने भारत के अंदर। तो कौन सी है जी, पहली कौन सी है, वास्तविक व नाम मात्र कार्यपालिका। अपने इस पर खूब चर्चा करेंगे जब अपने कार्यपालिका करेंगे, जब अपने कार्यपालिका करेंगे ना तब राष्ट्रपति पर और प्रधानमंत्री पर खूब चर्चा होगी। तब वहाँ मैं बार बार वास्तविक और नाम मात्र शब्द बोलूँगा। राष्ट्रपति को जो पूरा समझाया जाएगा तो आपके समझ में आ जाएगा भी राष्ट्रपति नाम मात्र का कैसे है,
और प्रधानमंत्री वास्तव में कैसे है, ठीक है, यानी वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास कैसे, वो अपने वहाँ कर लेंगे इसको। नंबर 2 पॉइंट लिखना, बहुमत वाले दल की कार्यपालिका, बहुमत वाले दल की कार्यपालिका, बहुमत जिसको सर्वाधिक मत प्राप्त होता है वो विजेता होता है। शासन कौन कर रहा है, जिसके पास सर्वाधिक वोट आ गए, उस पार्टी के पास, जिस दल के पास सर्वाधिक वोट आ जाते हैं वो पार्टी शासन करेगी। तो ये व्यवस्था भारतीय संसदीय प्रणाली की है कि बहुमत जिसके पास प्राप्त है उसी की कार्यपालिका है। कार्यपालिका का मतलब है कार्य करना। सरकार क्या कर रही है, जो कार्य कर रही है, जो व्यक्ति संसद के अंदर जो कानून बना दिए जाते हैं उन कानून पर जो कार्य कर रहे हैं उसको कार्यपालिका बोली जाती है। तो कार्यपालिका का मतलब अपने सरकार से लेंगे। सरकार का मतलब प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, ये कार्यपालिका के भाग होते हैं। तो कार्यपालिका जिसके पास ज़्यादा बहुमत आ गया वो कार्यपालिका भारत के अंदर है। यानी बीजेपी के पास बहुमत ज़्यादा आ गया तो वास्तविक कार्यपालिका बीजेपी के पास आ गई, यानी सरकार किसकी बन जाएगी, बीजेपी के। कांग्रेस के पास अगर बहुमत आ गया तो सरकार किसकी बन जाएगी, कांग्रेस की। और शासन व्यवस्था कौन संभालेगा, सरकार कौन चला रहा है, कांग्रेस चला रही है। इसलिए पॉइंट लिखा है आपको क्या, कि बहुमत वाले कार्यपालिका या बहुमत दल की कार्यपालिका। नंबर 3 पॉइंट अगर लिखना, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व। अपने एक दिन चर्चा कर रहे थे ना कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होती है। इसका मतलब जो मंत्रिपरिषद होती है ना भाई, जो मंत्रिपरिषद होती है उसने जो भी कार्य किया है उस कार्य को वो कहाँ बताएगी। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकसभा में बताएगी या संसद में बताएगी। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो कहाँ बताएगी, विधानसभा में। यानी कार्यपालिका मंत्रिपरिषद जो भी कार्य कर रही है उसका लेखा जोखा वो अपनी लोकसभा या संसद या अपने वहाँ विधानसभा में वो उस पर बात करेगी, चर्चा करेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व पूरी मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व बनता है, पूरी यानी कोई भी कार्य जब किया जा रहा है, जैसे अब मान लो उदाहरण के तौर पर सेंटर के अंदर मोदी सरकार जो है वो कोई भी कार्य कर रही है तो उसकी पूरी मंत्रिपरिषद जिम्मेदार है उस कार्य के प्रति। क्या होगी, पूरी मंत्रिपरिषद उसके प्रति जिम्मेदार होगी। इसलिए बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी उत्तरदायित्व जवाब कौन देगा, पूरी मंत्रिपरिषद देगी। किसमें, लोकसभा के अंदर। और राज्यों के अंदर जो मंत्रिपरिषद होगी पूरी सामूहिक मंत्रिपरिषद जवाब देगी किसको, विधानसभा को। इसलिए बोला गया है सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, विधायिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। विधायिका व कार्यपालिका में, विधायिका बोलते हैं अपने संसद को जहां कानून बनता है, या राज्यों की बात करें तो विधानमंडल, ठीक है। और कार्यपालिका मतलब है सरकार, घनिष्ठ संबंध है दोनों के बीच में। कार्यपालिका का मतलब होता है सरकार। तो विधायिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, कार्यपालिका विधायिका में घनिष्ठ संबंध। कितनी विशेषता कर ली संविधान की आपने, संविधान की विशेषता बताओ। ये तो आपने जो 4 की है तो कार्य इसकी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली की। संविधान की विशेषता कितनी कर ली, 4 कर ली आपने ना। अब 5वीं लिखिए, 5वीं विशेषता लिखिए, एकात्मक लक्षणों सहित, एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था। यहाँ भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है, संघात्मक है। लेकिन इसके अंदर भारतीय शासन व्यवस्था तो है संघात्मक, प्रणाली कैसी है, प्रणाली शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली तो है संसदीय, और व्यवस्था कैसी आएगी, संघात्मक। तो संघात्मक मतलब क्या है, भारत में क्या है, भारत एक संघ है और उसमें विभिन्न राज्य है। भारत एक क्या है, संघ है, उसमें विभिन्न राज्य हैं। तो ये होगी संघात्मक व्यवस्था। और एकात्मक का मतलब है सारी शक्तियाँ किसके पास हो, केंद्र के पास हो।
सारी शक्तियां किसके पास हो? केंद्र के पास। अब देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की जो शक्तियां हैं, राज्य सरकारों की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों, सारी शक्तियों को अगर हम केंद्रीय सरकार के पास भेज दें या प्रधानमंत्री के अधीन कर दें, और राजस्थान सरकार, मान लो राजस्थान के अंदर कोई भी कार्य करना है, वो कार्य का निर्णय अगर प्रधानमंत्री ले रहा है, तो वो व्यवस्था कौन सी हो जाएगी? एकात्मक। यानी सारी शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास या प्रधानमंत्री के पास है। उसको बोलते हैं एकात्मक शासन। क्या बोलते हैं उसको? एकात्मक। और यदि सारी शक्तियां आधी संसद के पास है या आधी केंद्र के पास है और आधी राज्य सरकारों के पास है, तो उसको बोलते हैं संघात्मक। यानी शक्तियों का विभाजन। जो देश संघात्मक है उसमें शक्तियों का क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। और जो एकात्मक है उसमें शक्तियों का विभाजन नहीं होता, शक्तियों का बंटवारा नहीं होता। समझ में आ गई? तो भारत कैसा है? एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, लेकिन ज्यादा भारत क्या है? संघात्मक है। कुछ चीजें हैं जो भारत में एकात्मक रूप से आती है, जैसे एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका, ये एकात्मक के लक्षण हैं। ठीक है, ये क्या किसी लक्षण है? एकात्मक के। तो भारत में वैसे ज्यादा शक्तियां तो संघात्मक में हैं, लेकिन भारत ने एकात्मक भी अपनाई हुई है। इसलिए भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। इसमें लिखो, भारत में संघीय सरकार है, भारत में संघीय सरकार है, भारत में संघीय सरकार है, लेकिन मजेदार बात यह है कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द नहीं लिखा हुआ कहीं भी। ये मजेदार बात है। भारत में सरकार कैसी है? संघीय, लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा, संघीय शब्द नहीं लिखा कहीं भी। देख लो, भारत में संघीय सरकार है, परंतु संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, परंतु संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में इंडिया या भारत में, इंडिया या भारत में, भारत में राज्यों का एक संघ है, भारत में राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, संघीय शब्द का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं है। अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया जा रहा था, तो अंबेडकर जी ने संघीय शब्द की 2 विशेषता बताई थी। अंबेडकर जी ने संघीय शब्द की 2 विशेषता बताई थी। पहले तो उन्होंने ये कहा था कि भारतीय संघ राज्यों या इकाइयों का समझौता नहीं है। भारतीय संघ राज्यों या इकाइयों, राज्यों को यहाँ कभी कभी इकाई बोल देते हैं, तो राज्यों या इकाइयों का क्या है? समझौता नहीं है, या समझौते का परिणाम नहीं है। यानी राज्यों ने आपस में समझौता करके संघ नहीं बनाया है, राज्यों ने समझौता करके संघ नहीं बनाया है। ये अम्बेडकर जी ने कहा था भारतीय संविधान के अंदर, संविधान सभा में। और दूसरा ये कहा था कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। जैसे अगर मान लो जब 2 राज्य अलग होते हैं, तो ये सारी व्यवस्था, जो अलग होने की व्यवस्था, ये सारी कहाँ होती है? संसद के अंदर होती है। यानी किसी राज्य के 2 भाग करने हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, कौन सी गवर्नमेंट करती है? केंद्र सरकार करती है। तो ये 2 विशेषता है भारतीय संविधान के इसमें यूनियन ऑफ स्टेट की। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, विशेषता लिख दो। एक तरफ तो लिख दो आप संघात्मक और एक तरफ लिख दो एकात्मक। एक तरफ तो लिखो संघात्मक और एक तरफ लिखो एकात्मक। यानी संघात्मक की कौन कौन सी विशेषता होती है और एकात्मक की कौन कौन सी विशेषता होती है। ऊपर बीच में इसके लिख दो विशेषता, बीच में क्या लिख दो? विशेषता। यानी एक साइड में आपने लिखा है ना संघात्मक और एक साइड में क्या लिखा आपने? एकात्मक। बीच में लिख दो विशेषता, मतलब इनकी क्या क्या विशेषता है, इनकी क्या क्या विशेषता। तो पहले संघ में लिख लो कि संघात्मक की क्या क्या विशेषता होती है। लिखो 2 सरकार, सरकार कितनी हो जाएगी संघात्मक में? 2।
कौन कौन सी? एक केंद्र और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। जैसे राजस्थान का उदाहरण ले, राजस्थान में स्वयं की सरकार है ना, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद है स्वयं की, अपने गहलोत जी जो है मुख्यमंत्री है, और एक सेंटर की है जिसमें प्रधानमंत्री है। तो एक प्रधानमंत्री पद होगा और एक क्या होगा? सीएम का पद होगा, मुख्यमंत्री का पद होगा। तो ये व्यवस्था किसकी है? ये संघात्मक की व्यवस्था है। लिखो, संघात्मक में दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन। दूसरी इसकी क्या विशेषता हो जाएगी? शक्तियों का विभाजन। हाँ जी, हाँ जी। अरे नहीं, इसी के नीचे लिखते जाओ, संघात्मक के नीचे लिखते जाओ। आपने ऐसे लिखा, एक मिनट को, मैंने आपको ये बोला है कि संघात्मक और एकात्मक की विशेषता, ये बोला है ना। तो इसको शॉर्ट रूप में लिखने का तरीका क्या है? आपने ऐसे एक साइड में तो लिख लो संघात्मक, इस साइड में लिख लो संघात्मक, है ना, और एक साइड में आपने लिख लिया एकात्मक। और यहाँ जी बीच में अगर आपने विशेषता लिखा है, इसका मतलब ये दोनों की विशेषताएं आ जाएगी। अब इस साइड में जो आ रही है वो संघात्मक की विशेषता होगी, इस साइड में जो आ रही है वो एकात्मक की विशेषता होगी। मैंने ये कहा आपको, समझ गए? अब तो अपने को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा क्या संघात्मक की विशेषता, तो विशेषता बीच में लिखा तो अपने को पता चल जाएगा कि ये जो टॉपिक चल रहा है ये संघात्मक की विशेषता है, यहाँ पे जो विषय आ रहे हैं ये एकात्मक की विशेषता है। तो संघात्मक की पहले आपने क्या लिखी है, इसमें के अंदर क्या होती है? दो सरकारें हैं। कितनी है? दो सरकार होती है। इसमें कितनी सरकार होती है? दो, है ना। कितनी होती है? दो सरकार, ठीक है। कौन कौन सी? केंद्र व राज्यों की। दूसरा इसमें क्या लिखा है? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, वे शक्तियों का विभाजन। कुछ शक्तियां केंद्र के अधीन है, कुछ राज्यों को सौंप दी जाती है। जैसे अपने कल बात कर रहे थे, शिक्षा जो है वो समवर्ती विषय सूची है ना, कानून दोनों मिलकर बना रहे हैं, केंद्र व राज्य दोनों मिलकर बना रहे हैं। विवाद होता है तो केंद्र का निर्णय माना जाता है। पुलिस जो है ना, पुलिस जो है, पुलिस और दारू का ठेका है ना, ये किसके पास होती है? दारू किसके पास होती है पता है क्या? राज्य सरकार के पास होती है। किसके पास होती है? राज्य सरकार के पास। तो जैसे पंजाब में चुनाव हुआ था ना, तो लॉकडाउन के अंदर है ना बंद हो गए थे, क्या शराब के ठेके बंद हो गए थे। तो उस समय जो पंजाब के अंदर जो मुख्यमंत्री थे वो कैप्टन साहब थे। तो कैप्टन साहब ने कहा कि शराब के ठेके खोलेंगे हम, जबकि सेंटर ने कहा बंद कर दो सब कुछ। तो इन्होंने कहा हम शराब के ठेके खोलेंगे क्योंकि दारू हमारी रोटी है। दारू क्या है? हमारी रोटी है, उसके बगैर रोटी अच्छी नहीं लगती। तो ज़्यादातर लोग पीते हैं ना, नहीं पीते क्या? पीते हैं, ज़्यादातर लोग पीते हैं, अपने नहीं पीते वो अलग बात है, दारू बहुत लोग पीते हैं। और दारू जो है ना, ये राज्य सरकार का सर्वाधिक राजस्व व्यवस्था के अंदर सर्वाधिक पैसा आता है इसके अंदर, सर्वाधिक। अगर आपने देखना है तो गांव के बाहर जो ठेके बने होते हैं, शाम को 5 बजे के बाद रात को 8 बजे तक वहाँ भीड़ देखना, सर्वाधिक भीड़ होती है वहाँ पे। इतनी भीड़ मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं होगी जितनी भीड़ वहाँ होती है। वहाँ लाल डक, नीला डक, पता नहीं कौन कौन सा डक होता है ना, अंग्रेजी भी होती है, देसी भी होती है। सर्वाधिक राजस्व होता है। अपने कहते थे ना सरकार ने शराब बंद कर देनी चाहिए, नहीं करवाती सर, क्योंकि कमाई है सरकार को यहाँ से। तो जो शराब है, पुलिस है, ये किसका विषय है? ये राज्यों का विषय है, ठीक है। ये किसका विषय है? राज्यों का। और रेल, रक्षा, ये विषय किसके हैं? ये केंद्र के हैं। तो शक्तियों का विभाजन कहाँ होता है? संघात्मक के अंदर क्या है? शक्तियों का विभाजन होता है। कुछ शक्तियाँ राज्य सरकारों को सौंप दी जाती है और कुछ शक्तियाँ किसके पास रहती है? केंद्र के पास रहती है। नंबर 3 पॉइंट इसमें लिखना, लिखित संविधान। जो देश संघात्मक होगा उसका जो विशेषता, मुख्य विशेष संविधान कैसा होगा? उसका लिखित होगा। संविधान कैसा होगा? उसका लिखित होगा। तो लिखित संविधान संघात्मक की तीसरी विशेषता क्या है? लिखित संविधान। चौथी विशेषता लिखो, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। एक वो मैंने काफ़ी टाइम पहले ये फिल्म देखी थी, उस फिल्म में एक डायलॉग है, वो ना एक आदमी को खांसी आती है, वो फिल्म है हेरा फेरी, उसमें वो सुनील शेट्टी होता है। वो सुनील शेट्टी को ना खांसी आ रही है काफ़ी, तो पास में परेश रावल खड़ा होता है। वो सुनील शेट्टी कभी भी शराब नहीं पीता, लेकिन वो परेश रावल वो पी लेता है। तो वो उसको ना वो अपनी दारू वाली बोतल देता है, ये ले, ये पी ले। तो वो सुनील शेट्टी उसको कहता है क्या इससे खांसी चली जाएगी? तो परेश रावल क्या कहता है, इससे मेरा बाप चला गया, मेरे बाप की सारी संपत्ति चली गई, तेरी खांसी नहीं जाएगी क्या? है ना। तो क्या है कि मेरे बाप की सारी संपत्ति चली गई और तो और मेरा बाप भी चला गया, तेरी खांसी क्या चीज़ है? पीस को, है ना। तो ये चीज़ है। चलो आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखिए, संविधान की सर्वोच्चता।
साढ़े 20 किले सी 10 किले दारू च गए, है ना। आगे लिखिए संविधान की कठोरता, संविधान की कठोरता, ये भी विशेषता किसकी है? संघात्मक की। संविधान की कठोरता। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। और लास्ट पॉइंट लिखो संघात्मक में संसद के 2 सदन, संसद के 2 सदन, लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा। ये जो लोकसभा होती है ना भाई, ये लोकसभा, इसके अंदर तो आती है, ये इसको बोलते हैं जनता का सदन है। इसको क्या बोलते हैं? जनता का सदन। यानी ये तो पूरे भारत की जनता का प्रतिनिधि होती है। यहाँ तो किसका प्रतिनिधि होता है? पूरे भारत का। जो राज्यसभा है ना भाई, जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा जो है ये करती है राज्यों का प्रतिनिधि। ये क्या करती है? राज्यों का प्रतिनिधि। यहाँ पर राज्यों का प्रतिनिधि होता है। इसलिए संघात्मक शासन जिस देश के अंदर है वहाँ सदन हमेशा कौन से होंगे? 2 सदन होंगे। सदन कौन से होंगे? 2। जैसे अपने भारत में संघात्मक है, कनाडा में संघात्मक है, अमेरिका में संघात्मक, मुख्य रूप से। वैसे तो बहुत सारे देश अपने 3 देश की बात करते हैं, तो वहाँ भी सदन कितने हैं? 2 चलते हैं। वहाँ भी सदन कितने चलते हैं? 2 चलते हैं। अगला पॉइंट लिखो। अब आ जाइए उसमें एकात्म केंद्र। अच्छा, इसमें अगर आप लिखना चाहते हो ना तो लिख लो लोकसभा को जनता का सदन, लोकसभा को जनता का सदन और राज्यसभा को राज्यों का सदन कहते हैं। लिखना चाहते हो लिख लो एक बार, लोकसभा को जनता का सदन। वैसे तो अपनी खूब चर्चा करेंगे आगे इसमें, वैसे तो क्या इसमें खूब चर्चा की जाएगी। और राज्यसभा को राज्यों का सदन कहते हैं। राज्यसभा को किसका सदन कहते हैं? राज्यों का सदन कहते हैं। अब आ जाइए एकात्मक के अंदर विशेषता लिख दो। एकात्मक की क्या क्या विशेषता है? एक संविधान होगा इसमें। संविधान क्या होगा? एक। संविधान क्या होगा? एक। एकात्मक की विशेषता बतानी है। एकात्मक की कौन कौन सी विशेषता है? एक संविधान, एकल नागरिकता, हम सब क्या हैं? भारतीय हैं और समस्त भारतीय डैश डैश है ना। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता लिख लिया। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? एकल नागरिकता। तीसरी विशेषता लिखिए इसकी एकल न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका लिख ली। तीसरा लिखिए इसके अंदर आपात उपबंध, आपात उपबंध, यानी आपातकाल के अंदर, जैसे देश के अंदर आपातकाल लगता है, देश के अंदर आपातकाल लगता है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, तो सारी शक्तियां कहाँ जाती है? एकात्मक हो जाता है। सारी शक्तियां किसके पास चली जाती है? केंद्र के पास। सारी शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन हो जाती है। जहां कहीं भी जिस राज्य के अंदर आपातकाल लगाया जाता है या पूरे भारत में अगर आपातकाल लगाया जाता है तो सारी शक्तियां किसके पास चली जाएगी? केंद्र के पास। राज्य सरकार पद पर तो रह सकती है उस समय, लेकिन कार्य करने के लिए उसको छूट नहीं दी जाती। वो कार्य नहीं करती, पद पर रह सकती है। अपने जब आपातकाल करेंगे इस पर बहुत बढ़िया चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया इस पे चर्चा करेंगे। ये सारे मैंने फिर बता रहा हूँ, ये सारे आपके आगे आने वाली चीज़ हैं, सारी दोबारा आएगी आगे आगे आपकी चीज़ें ये। तो आपात उपबंध, आपात उपबंध, जैसे 1975 में आपातकाल लगा था, सारी शक्तियाँ ना केंद्र के सरकार के पास चली गई, राष्ट्रपति के पास चली गई थी सारी शक्तियाँ। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। और लास्ट लिख लो सशक्त केंद्र या शक्तिशाली केंद्र, सॉरी सेकंड लास्ट है, सशक्त केंद्र या शक्तिशाली केंद्र, सशक्त केंद्र या शक्तिशाली केंद्र। जिस राज्य जिस देश के अंदर एकात्मक शासन होता है, शक्तिशाली कौन होता है वहाँ? शक्तिशाली कौन होता है वहाँ? केंद्र। और सारी शक्तियाँ किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है, संघ के पास होती है। फिर अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखना अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं।
3 सेवा है जो अखिल भारतीय के अंदर आती है। एक तो आती है IAS, IFS और IPS, ये अखिल भारतीय सेवा हैं। IPS, IAS और IFS लिखना सर, लिख लो, 3 है अखिल भारतीय सेवाएं। कितनी हैं? 3 हैं, ठीक है। IAS, IPS और IFS, ठीक है, ये अखिल भारतीय सेवा हैं। IAS मतलब बड़ा पद है जिला कलेक्टर का, यहाँ बड़ा पद आता है SP का, ठीक है। और IFS ये वन से जो वन विभाग है उसमें एक बड़े पद है, सबसे सर्वाधिक बड़ा पद होता है वन विभाग का IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। इंडियन अकेडमिक सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। ये है इंडियन अकेडमिक सर्विस, मतलब हाँ अकेडमिक मतलब कि जो प्रशासनिक जो होते हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव जो बोल देते हैं, एकेडमिक बोल देते हैं उसको, या एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको बोल देते हैं, प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा, एकेडमिक सेवा या एडमिनिस्ट्रेशन सेवा, ठीक है, लोक प्रशासनिक सेवा, ठीक है, ये इसको बोलते हैं। IAS, IFS और IPS, ठीक है, ये अखिल भारतीय सेवा है। आजकल है ना काफ़ी इसका ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी बहुत ट्रेंड चल, कुछ तो ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन लोगों ने ना इनका ट्रेंड बढ़ा दिया है ना। IPS और IAS थोड़ा सा ज़्यादा। हाँ IPS, किसी को पूछो क्या पढ़ना चाहता है, शुरू में ना 10वीं 11वीं क्लास के बच्चे को पूछ लो क्या पढ़ना चाहता है, अगर ठीक नंबर आ रहे हैं ना एक ही बात बोलते हैं, मेरे को IAS बनना है। शुरुआत में सपना IAS का है और लास्ट में पटवारी पटूरी पर खत्म हो जाता है ना।